investor point of view से what do you think? Is this a good time and how do you assess the Indian market? बहुत कठिन सवाल है और मेरे हिसाब से पैसे डालने का कोई अच्छा टाइम नहीं होता। फंडामेंटली जो एक इंडिया की स्टोरी है, चाहे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स हों, चाहे हमारे डेमोग्राफिक्स हों, चाहे हमारी एंटरप्रेन्योरशिप हो, हम दुनिया की सबसे मेजर इकोनॉमीज़ में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेंगे। आई थिंक 6-6.5% ग्रोथ एक बहुत रियलिस्टिक चीज़ है इंडिया के लिए। जब लोग मेरे से बात करते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं, मैडम निवेश करना है, बताइए बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड क्या है। एंड मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं। म्यूचुअल फंड एक फूड कोर्ट है। अगर आप फूड कोर्ट में जाएं और पूछें कि बेस्ट खाना क्या है, ये बहुत सिली क्वेश्चन है। आपकी डाइट, आपकी हेल्थ, आपके मूड के मुताबिक क्या खाना है, आप तो वो खाते हैं। तो फोकस शुड बी कि म्यूचुअल फंड आपके लिए कैसे सही है, इस फूड कोर्ट से आपकी थाली कैसे बने। They say real leaders don't just break barriers, they build bridges for others to cross. और आज हमारे साथ है एक ऐसी ही लीडर। She is not just an inspiration leader, but also a strong voice in म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिनकी जर्नी और सोच ने म्यूचुअल फंड स्टेक होल्डर्स को लगातार इंस्पायर किया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू निर्मल बांग पॉडकास्ट। आई एम रितु पोदार एंड टुडे वी हैव जॉइंड बाय Radhika Gupta, CEO and MD of Edelweiss Mutual Fund. In this episode, हम एक्सप्लोर करेंगे डाइवर्सिटी, बदलते माइंडसेट को और ये क्वालिटीज़ जो आज के समय में एक एडवाइजर्स को सफल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी हैं। सो राधिका, इंडियन स्टॉक मार्केट वी हैव सीन कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डू यू थिंक? Is this a good time and how do you assess the Indian market? See, I think ये जो सवाल है ना, is this a good time, ये बहुत कठिन सवाल है। एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स को बहुत आदत हो गई है। आई मीन इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन टू आस्क कि कब पैसे डालें, कब पैसे डालें। और मेरे हिसाब से पैसे डालने का कोई अच्छा टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर आप 5 या 10 साल के लिए पैसे डाल रहे हैं तो टाइमिंग इतने मायने नहीं रखती। हमें बहुत अच्छा लगता है बात करके कि अभी डालें, अभी ना डालें, अभी मैक्रो में ये हो रहा है, अभी ट्रम्प ये ट्वीट कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंटरेस्ट रेट इधर हो रहे हैं। बट रियलिटी इज़ अगर आप निवेश 10 साल के लिए कर रहे हैं तो टाइमिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अगर आप निवेश 1-2 साल के लिए कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, तो टाइमिंग की बात इम्पॉर्टेंट है। नाउ जो आपका दूसरा सवाल है कि इज़ दिस अ गुड टाइम, आई थिंक मैं इसका 2 पहलू में जवाब दूंगी। इट डिपेंड्स कि आपका नज़रिया क्या है। अगर आपका 5 से 10 साल का आउटलुक है हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि फंडामेंटली जो एक इंडिया की स्टोरी है, चाहे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स हों, चाहे हमारे डेमोग्राफिक्स हों, चाहे हमारी एंटरप्रेन्योरशिप हो, हम दुनिया की सबसे मेजर इकोनॉमीज़ में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेंगे। आई थिंक 6-6.5% ग्रोथ एक बहुत रियलिस्टिक चीज़ है इंडिया के लिए, विच विल मेक अस वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। और उसका डिविडेंड आपको कैपिटल मार्केट्स में मिलेगा, कंपनीज़ के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो मार्केट रिटर्न्स आपको मिलेंगे। जहाँ तक अभी की बात है, अगर आप पिछले 6 महीने या अगले 6 महीने की बात करें तो मुझे लगता है उतार चढ़ाव चलता रहेगा। 2024 और 25 काफ़ी वॉलेटाइल साल रहे हैं। हम 2 चीज़ें देख रहे हैं साथ साथ। एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, अलग अलग दुनिया के देशों में जियोपॉलिटिक्स, और ये ट्रेड का एक नया स्ट्रेस, और दूसरा हिंदुस्तानी इकोनॉमी में स्लो डाउन, जिसको कॉम्बैट करने के लिए काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। तो ये ट्विन इफेक्ट्स हैं और मार्केट बहुत सस्ता नहीं है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होते टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका नज़रिया 5-10 साल का है तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब कई बार हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड्स उनके लिए सही है कि नहीं है। हाउ वी कैन चेंज दिस माइंडसेट इफ वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव? सो आई थिंक म्यूचुअल फंड सही है। द फैक्ट कि म्यूचुअल फंड सही है वो है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेटफॉर्म, हम क्यों कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है? म्यूचुअल फंड हाईली रेगुलेटेड है, ऐसी जगह है, इट्स द ओनली एसेट जहां अगर आप पैसे डालें तो 2 दिन में बिना किसी से पूछे निकल जाते हैं। कितना दे रहे हैं,
कितनी फीस हैं, बहुत रीजनेबल फीस हैं, क्या पोर्टफोलियो, ये सबको पता है। लेकिन म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे अपने लिए सही बनाते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और वो माइंडसेट चेंज करना है। आमतौर से जब लोग मेरे से बात करते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं, मैडम निवेश करना है, बताइए बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड क्या है। एंड मुझे लगता है ये सवाल ही गलत है, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड क्या है ये कोई है ही नहीं। आपके लिए क्या म्यूचुअल फंड सही है आपको ये पूछना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक, मैं अपनी किताब मैंगो मिलियनेयर में ये एनालॉजी यूज़ करती हूँ, यहाँ भी यूज़ करना चाहूँगी। म्यूचुअल फंड एक फूड कोर्ट है। अब अगर आप फूड कोर्ट में जाएं और पूछें कि बेस्ट खाना क्या है, ये बहुत सिली क्वेश्चन है। आपकी डाइट, आपकी हेल्थ, आपके मूड के मुताबिक क्या खाना है, आप तो वो खाते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक फूड कोर्ट है जहाँ डेट फंड भी मिलता है, जहाँ इक्विटी फंड भी मिलता है, जहाँ हाइब्रिड फंड भी मिलता है, जहाँ गोल्ड फंड भी मिलता है। अब आपको उस फूड कोर्ट में अपने मुताबिक एक थाली बनानी है और आपको अपने मुताबिक जो सही है वो लेना है। एक और बड़ी मिथ है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी है, ये भी गलत। डेट भी म्यूचुअल फंड होते हैं, गोल्ड भी म्यूचुअल फंड होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो 50-50 होते हैं। तो फोकस शुड बी कि म्यूचुअल फंड आपके लिए कैसे सही है, इस फूड कोर्ट से आपकी थाली कैसे बने। MFDs पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, MFDs कैसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं टू इनकॉर्पोरेट मोर इंक्लूसिविटी एंड कैसे MFDs लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, दैट इंडिविजुअल्स ऑल्सो, जैसे हमने बात किया कि म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग, सो कैन दे हेल्प देम। सो फर्स्टली MFDs ने कमाल का एफर्ट किया है पिछले 20-30 सालों में। मेरा मानना है कि अगर आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जिस इज्जत से बात होती है, जिस स्केल पे वो आ गया है 70-75 लाख करोड़, जहां लोग कह रहे हैं कि इतने सालों से FII ने पैसा लगाया है लेकिन MF इंडस्ट्री खड़ी है, वो MFDs की मेहनत के कारण है, क्योंकि घर घर MFDs इसे ले गए हैं। एंड टू योर क्वेश्चन कि कैन MFDs डू इट, ऑफ कोर्स दे कैन डू इट। अगर ये इंडस्ट्री बढ़ेगी तो वो MFD पार्टनर्स, हमारे MFD भाई बहनों के कारण ही बढ़ेगी, क्योंकि कहानी यही लोग ले जाते हैं। आई ऑलवेज टेल MFDs अ फ्यू थिंग्स। वन इज़ फंड्स की बात कम करिए, फीलिंग्स की बात ज़्यादा करिए। कोई सुबह उठ के ये तो नहीं कहता कि यार आज लार्ज कैप फंड लेना है, आज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लेना है। जब लोग, पैसा बहुत इमोशनल चीज़ है, तो लोग कहते हैं यार बेटी बहुत काबिल है, इसको ना UK में लॉ करने भेजना है, उसके लिए मेरे पास पैसे कैसे होंगे, सेव कैसे करूँ। दोज फीलिंग्स, ट्रांसलेटिंग गोल्स, फीलिंग्स इनटू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा बहुत मीडिया में और प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशन ये होता है कि इसने 1% ज़्यादा दिया, इसका अल्फा इतना है, इसका स्टेटिस्टिक इतना है। लोग, निवेशक स्टेटिस्टिक्स से ऑब्सेस्ड नहीं है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी है। तो आई थिंक कन्वर्टिंग फंड्स इनटू पर्पसेस, गोल्स, फीलिंग्स। आई ऑलवेज से दैट प्रेस्टीज प्रेशर कुकर आपको जब याद है, जब बिकता था ये यूट्यूब से पहले, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी जिसके कारण वो बिकता था, और वो थी तड़ला दलाल की रेसिपी बुक, याद है? Yes. और बहुत लोग वो प्रेशर कुकर वो रेसिपी बुक के कारण लेते थे। Sure. So mutual funds are the cookers and in tools, but MFDs are the recipe books. They have to be able to tell people how to use mutual fund the right way. जहाँ तक inclusivity की बात है, I think जो निवेश है, जो पैसा है, वो एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं है, हम सब की फैमिलीज़ हैं, फैमिली के गोल्स होते हैं। मुझे लगता है एक MFDs रोल प्ले कर सकते हैं इन ब्रिंगिंग द होल फैमिली इनटू द मनी डिसीजन। जब वो रिव्यू में बैठें तो क्यों घर का सिर्फ मर्द बैठे, औरत भी बैठनी चाहिए, क्योंकि जो गोल्स होते हैं ज़िंदगी के वो कपल मिलके साथ बनाता है। और हम ऑफन देखते हैं कि औरतें हेजिटेट करती हैं, झिझक होती है पूछने में। और मुझे तो लगता है कि आजकल के बच्चे, युवा पीढ़ी इतनी स्मार्ट है, जेन ज़ी, कि उनको भी 12-13 साल की उम्र से पता होना चाहिए कि घर के पैसे में क्या हो रहा है, घर की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, गोल्स क्या है। उनको भी 12-13 साल की उम्र में फैमिली के रिव्यूज़ में डालना चाहिए, जिससे कि जब वो नौजवान बने, वो नौकरी करें, उनका सफ़र थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू हो। और ये रोल MFD प्ले कर सकते हैं टू मेक फाइनेंशियल प्लानिंग अबाउट द फैमिली, नॉट द इंडिविजुअल। इंटरेस्टिंग। MFDs मोस्टली आपने you said correctly, like आपको rather than going this scheme looks good,
आप अगर उनको गोल के बारे में बात जी। करते हो, दैट इज़ मच बेटर। बट जैसे ही वो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल फेज में आता है, MFDs मोस्टली बिकॉज वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं प्रॉपरली, या lack of communication in terms of goals, in terms of scheme selection or category selection, what do you think that is a opportunity? I mean, volatility is an opportunity for the MFDs to engage with the clients, or you know, it's kind of a risk for I their think business. मैंने अपना करियर 2005 में शुरू किया था और उसके काफ़ी जल्दी बाद 2008 आ गया। और मैंने जिस कंपनी में मैं काम करती थी उसके जो नंबर 2 थे हेड ऑफ सेल्स, आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेड ऑफ सेल्स जो मैंने कभी किसी कंपनी में देखा है। मैंने उनसे एक ही बात सीखी है क्लाइंट्स के बारे में, कि बुरे वक्त में साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अच्छे वक्त में तो सभी बोलते हैं, नंबर भी बोलते हैं, अच्छे वक्त में तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है। बुरे वक्त में आपका वहाँ प्रेजेंट होना, उसकी ज़िंदगी में शामिल होना, उसके बेवकूफ़ से बेवकूफ़ क्वेश्चंस का बार बार जवाब देना, वो आपका फ़र्ज़ है। तो मैं हर MFD को कहती हूँ कि वॉलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी है और आपके कैरेक्टर का एक टेस्ट है। हम हमेशा कहते हैं लीडरशिप अच्छे वक्त में तो नहीं दिखती, बुरे वक्त में दिखती है। एंड आई थिंक 2 बातें हैं। एक तो बुरे वक्त के लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन सही सेट कर सकते हैं और टाइमलाइन की एक्सपेक्टेशन आप सही सेट कर सकते हैं। मुझे लगता है निवेश करने के बाद लोग बहुत सवाल पूछते हैं, निवेश करने के पहले जितने पूछने चाहिए उतने नहीं पूछते। तो MFDs एक्सपेक्टेशन सेटिंग में एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि जो MFDs ढंग से एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं और साधारण दाल चावल तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, वो इन मार्केट में उनका कुछ होता ही नहीं है, वो अच्छा उनकी ज़िंदगी कट रही होती है। बल्कि इन्वेस्टर उनको खुद फ़ोन करके कहते हैं अरे यार अभी मार्केट गिर गया, थोड़ा और पैसे लगा दें। ऐसा ही होता है। एंड दूसरा, बी अ कॉन्स्टेंट हैंड होल्डर, स्पेशली जो निवेशक अपना पहला करेक्शन देख रहे हैं, पहली गिरावट देख रहे हैं, उसमें MFDs हाथ बटा सकते हैं। Right. Gen Zs, normally when we talk about the Gen Zs, they are like having a very short term kind of a goals. How we can help them to, you know, look forward and look for long term perspective? So I think मुझे लगता है हम लोग थोड़े से अब ओल्डर हो गए हैं। Gen Z लोगों के बारे में बहुत क्रिटिकल है। एंड आई फाइंड इट थोड़ा सा अनफेयर। आई थिंक हर जनरेशन अलग होती है। आई एम श्योर हमारे माँ बाप को भी लगता था कि हम कम मेहनत करते हैं, इम्पेशेंट हैं, अनग्रेटफुल हैं। हर जनरेशन को लगता है कि हम नॉस्टैल्जिया कोटेड बेस्ट हैं और हमारे आगे वाले तो कुछ नहीं कर सकते। सो आई डोंट लाइक टू बी सो क्रिटिकल। एंड रियलिटी इज़ पिछले 70-75 साल में आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में इतना जल्दी इतना बदलाव आया है, तो आप उस जनरेशन की पेशेंस लेवल नहीं कंपेयर कर सकते जिसने 10 साल एक लैंडलाइन के लिए इंतज़ार किया है, टू वन जिसको 10 मिनट में ब्लिंकिट में मिल जाता है। उसके अनुभव ही अलग हैं, तो उसका बर्ताव भी मेरे हिसाब से अलग होगा। आई थिंक जेन ज़ी में कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। फॉर इंस्टेंस इनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट हमसे बहुत ज़्यादा है। मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना 25 साल की उम्र में किया। आजकल के जेन ज़ी तो बहुत जल्दी करते हैं। उनकी नौकरी लेने में हर बात में रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत अच्छी है। उनके पास इतना एक्सेस है ऐसे पॉडकास्ट में, ऐसी चीज़ों में सीखने की डिज़ायर है। ये सब बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस बहुत है जेन ज़ी में। हाँ, इम्पेशेंस थोड़ी सी है। आई थिंक इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द टाइम्स दैट दे ग्रोन अप इन। थोड़ी रेजिलियंस बढ़ सकती है और वो हमें सिखानी है। मैं हमेशा जेन ज़ी के बच्चों से कहती हूँ, अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस और अपना एक्सपीरियंस और अपनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट लें और थोड़ी सी हमारे पुराने लोगों की रेजिलियंस और पेशेंस के साथ कंबाइन कर दें, तो मैजिक हो सकता है। एंड आई थिंक द वे वी कैन डू दिस, जो आपका सवाल था, इज़ यू डोंट लुक डाउन ऑन देम। यू नेवर लुक डाउन ऑन जेन ज़ी। ये मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। इनफैक्ट जब मैंने अपनी किताब अभी आई तो बहुत जेन ज़ी रीडर्स ने पढ़ी एंड उन्हें एक अच्छी एडवाइस दी कि आप हमें डराओ मत, हमें दोस्त की तरह समझाओ। कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री हमेशा हमें डराती है, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। दे लाइक ऐसे बात करो जैसे चाय पे पैसे की बात कर रहे हो। आई थिंक इज तो वे टॉक टू देम इन अ लैंग्वेज दैट रिस्पेक्ट्स देम
इन अ लैंग्वेज दैट इज एक्सेसिबल विदाउट सेइंग तुझे ये करना है, बट तू ये करेगा तो शायद ऐसा हो जाएगा, नच करो। So in this market or in this scenario, if we talk about, there are a lot many apps are there, जी। influencers are there, direct plans are available. How MFDs can be relevant in this scenario? And second is MFDs के लिए उनका visibility कितना important होता है? आई थिंक ये दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। फर्स्टली आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, और हमारे एडवाइस म्यूचुअल फंड की कैंपेन भी रही है कि एडवाइस ज़रूरी है। Yes. चाहे आप जब आप हार्ट सर्जरी करवाते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि यार इतने ऐप्स हैं और गूगल भी है, फिर भी आप अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते हैं। तो हमारा पैसा भी बहुत मुश्किल से कमाया गया है, और उसको इतनी इज्जत करनी चाहिए। एंड समटाइम्स लोग सोचते हैं कि ये 25 पैसा और आधा पैसा बचाने के लिए सही डिसीजन मेकिंग की वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि एक एमएफडी करता क्या है। बाय द वे, दे थिंक एमएफडी डज फंड सिलेक्शन, Yes. एंड वो मुझे गूगल पे मिल जाएगा। गूगल पे आपको रैंकिंग मिल जाएगी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स की, आजकल जीपीटी पे दे देता है, लेकिन जीपीटी या गूगल आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपके लिए सही है। Exactly. वो जब बुरा वक्त आएगा ना और आप गलत टाइम पे पैसे मार्केट से निकाल रहे होंगे, तो कोई एआई आपको जाके फ़ोन नहीं करेगा और कहेगा नहीं नहीं ये मत करो, ये बुरा टाइम। या आपको पैसे आपने बहुत टाइम तक बचाए, इंजॉय करने, रिडीम्पशन मार के, वो भी कोई एआई वो नहीं बताएगा। तो एमएफडीज की रेलेवेंस मुझे लगता है कहीं नहीं जाएगी। इनफैक्ट मुझे लगता है जैसे कि इंडिया का कैपिटल मार्केट इवॉल्व कर रहा है, इतने नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खुद इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, सिफ आ रहा है, एआईएफ, पीएमएस, इस सब की इंफॉर्मेशन के जंगल को सॉर्ट करने में और आपकी खुद की थाली बनाने में आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होगी। आई डू थिंक जो आपका दूसरा सवाल था विजिबिलिटी का, Yes. मुझे लगता है, और मैं हमेशा एमएफडी से कहती हूँ कि आपका बिजनेस एक ट्रस्ट का बिजनेस है, और उसमें कोई फिजिकल फैक्ट्री तो है नहीं, जो है आप खुद हैं इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उसका ब्रांड होना चाहिए। तो आई थिंक एमएफडीज शुड वर्क वेरी हार्ड टू बिल्ड देयर ब्रांड, टू बिल्ड अ रेपुटेशन ऑफ ट्रस्ट, टू बी विजिबल कंटेंट के ज़रिए, पॉडकास्ट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। अगर आपको नए निवेशकों के साथ काम करना है, आजकल इंडस्ट्री के जो आधे निवेशक हैं वो जेनजी हैं या मिलेनियल हैं, एंड सबको पता है कि जेनजी और मिलेनियल अपना ज़्यादातर टाइम इस फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो ये ज़रिए ज़रूर एमएफडी को अपनाने चाहिए। पुरानी कहावत है हिंदुस्तान में, जो दिखता है वो बिकता है। सो कहीं ना कहीं MFDs को एज ए बिहेवियरल कोच अपने क्लाइंट्स को, आई मीन दैट इज़ वन ऑफ द अदर एस्पेक्ट दे कैन लुक फॉरवर्ड। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वी हैव सीन लाइक SIP इज मोस्ट टॉक्ड अबाउट, एंड रिटेल पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन आने वाले समय में व्हाट इज़ द ग्रोथ इंजन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? एक्चुअली मुझे लगता है 80-20 है, and people love to talk about the new things that will change the industry, but I think 80% of the growth of the industry will come from doing more of this very well at larger scale. See, हमने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है म्यूचुअल फंड। पिछले 30 सालों में इसका ब्रांड बहुत अच्छा हो गया है। ये जो सही है, ये एक मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, इन शब्दों में वज़न है। आजकल लोग म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजी, चाहे हमारे इंडेक्स फंड या हमारी SIP का नोशन या NFO, कॉपी मार रहे हैं। मैं कहीं नोएडा में घूम रही थी तो मुझे एक ऐड दिखा कहीं बिलबोर्ड पे, उसने लिखा NFO अलर्ट। अब मैं NFO अलर्ट देखती हूँ तो आमतौर से दिमाग यही कहता है किस कंपटीशन का NFO आया, ज़रा पता करें। तो पता चला वो एक बिल्डर का ऐड था, कहता है NFO मीन्स नोएडाज फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा म्यूचुअल फंड इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अब हमारी टर्मिनोलॉजी भी ट्रेडमार्क होने लगी। सो वी हैव क्रिएटेड अ ब्रांड, और हमें इस पौधे को, ये जो सीड्स प्लांट किए हैं, इस प्लांट को ब्लॉसम कर देना चाहिए सो दैट इट बिकम्स अ बिगर ट्री। इसके रूट्स और फाउंडेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। गलतियां करने की हमारी एज एन इंडस्ट्री गुंजाइश कम है, और MFD पार्टनर्स को जुड़ना चाहिए। अभी इंडिया में करीब 2.25 लाख ARN है, MFD लाइसेंस है।
मेरे हिसाब से इस देश में 10 लाख से ज़्यादा MFDs होने चाहिए। कंज्यूमर्स कम से कम 50 करोड़ लोग आज इंडिया में, मैं 140 नहीं कहूँगी, लेकिन कम से कम 50 करोड़ लोग 100 रुपये म्यूचुअल फंड में डालने के लायक हैं। सिर्फ 5 करोड़ लोगों को कुछ हुआ है। तो व्हाट वी आर डूइंग, कंटिन्यू टू डू इट वेल विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स टू मोर पीपल। और 20% नई चीज़ें आएंगी, इनोवेशन आएगा, नए प्रोडक्ट्स आएंगी, कैटेगरीज आएंगी, वो तो चलता ही रहेगा। ओके, सो राधिका, अगर हम बात करें तो देर इज़ अ वेरी स्लैंग लैंग्वेज में वी से योलो और फोमो, so how Gen Z's think or believes in a YOLO kind of a things, you lives only once, and most of the millennials we think like or think about the fire that we have to retire early. So what lifestyle do you think one should go ahead with that? See, ये बातें बेहद पर्सनल हैं, लेकिन आई से 2 थिंग्स। जिंदगी ना बीच के रास्ते में मेरे हिसाब से जीनी चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम्स पे जीना बहुत मुश्किल है। अब मैं खुद एक 20 साल की लड़की रह चुकी हूँ जिसने कॉलेज ख़त्म किया है स्टूडेंट लोन्स के बाद, और मेरी सबसे पहली ख्वाहिश थी कि यार पैसे आ गए, थोड़ा अपग्रेड करो लाइफस्टाइल, एक हैंड बैग लो, एक बाहर जाओ। ज़िंदगी में फाइनली एक NAV खुशी नहीं दे सकती, ना स्टॉक मार्केट का रिटर्न खुशी दे सकता। खुशी तो ज़िंदगी की टेंजिबल चीज़ें दे सकती है। एंड आई ऑलवेज टेल यंग पीपल कि एक बीच का रास्ता इज़ फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन टुडे एंड टुमारो, बिटवीन YOLO एंड डूइंग एन SIP विद ऑल योर मनी। दोनों गलत है, राइट? सो आई ऑलवेज टेल यंग पीपल, अगेन इन द बुक आई हैव दिस फॉर्मूला, कि आप 20 साल के जब होते हो या 25 साल के कमाना शुरू करते हो, आपका एक ही फोकस होना चाहिए, सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत बनाना। अपनी पोस्ट टैक्स सैलरी का कुछ भी अमाउंट, 5, 10, 15%, 10% से शुरू करें, उसको सेव करना बस। और आप खुद पे खुद उसके बेनिफिट देख के बढ़ाते जाएंगे। एंड आई हैव दिस फॉर्मूला, इट्स आई कॉल इट सेविंग्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि ऑल यंग पीपल व्हेन दे से YOLO टू मी, आई एम लाइक, यू पे टैक्स? Pay tax. I said, why? But YOLO, why do you pay tax? Like, government of India takes it from us, deducted at source, na? So I said, you deduct your savings at source, you deduct your investment at source, SIP कर दो, रिकरिंग डिपॉजिट कर दो, ऐसा कुछ कर दो कि आपके पैसा बैंक अकाउंट के आने के बाद चला जाए। तो आप बजटिंग रिवर्स करो। आमतौर से बजटिंग कैसे होती है? सैलरी, टैक्स, खर्चे, इन्वेस्टमेंट। सैलरी, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, खर्चे। Just start with 10%. As far as fire, मैं पूरी तरह से फायर को समझती नहीं हूँ। I understand the whole idea of financial independence, लेकिन मुझे लगता है financial independence is not कि आप 40 साल की उम्र में लक्षद्वीप के किसी बीच पे बैठे हो और पिना कोलाडा पी रहे हो। I think financial independence means dignity. That आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पैसे के कारण अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब नहीं कर रहे, ऐसी नौकरी नहीं करना चाह रहे जहां आप रोज़ नाखुश हैं, बर्डन और स्ट्रेस के अंदर ज़िंदगी नहीं जी रहे। पार्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम सेंसिबल मनी मेकिंग डिसीजंस, पार्ट ऑफ इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम कंट्रोलिंग योर ओन सेंस ऑफ ग्रीड, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि आदमी या औरत के पास जितने भी पैसे हों, अगर उसे नाखुश होना है तो वो ज़करबर्ग या अंबानी की वेल्थ देख के नाखुश ही रहेगा। सो पार्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन्ड मनी मैनेजमेंट, लेकिन कुछ वो आता है ये रियलाइज करने में कि कितना काफ़ी है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप रियलाइज कर सकते हो कि कितना काफ़ी है। नहीं तो आई ऑलवेज से दिस, मार्क ज़करबर्ग जो हैं वो मेरे क्लासमेट हैं, 2005 में हम दोनों पास आउट हुए। अब आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैंने अच्छे पैसे कमाए हैं। मोस्ट पीपल इन दिस कंट्री वुड से कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड इंसान हूँ, आई वर्कड हार्ड, आई गॉट प्रिविलेज। इफ़ आई वांट टू फील अनहैप्पी और मैं अपने पोर्टफोलियो का कंपैरिजन मार्क ज़करबर्ग से करूँगी, मैं लाइफ लॉन्ग नाखुश रहने की मैंने एक फॉर्मूला ढूंढ ली, तो मुझे वो फॉर्मूला ढूंढना ही। Agree. So my last question to you, Radhika, for MFDs, what are the 5 things you would like to suggest them which will increase their visibility as well as will give them a sense to manage their clients well? So firstly, I think
my first suggestion is have optimism about this business. इस बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, बट अपना कमिटमेंट इस बिजनेस के लिए मत छोड़िए. सेकेंड, इफ यू आर कमिटेड टू दिस बिजनेस, डोंट थिंक लाइक एन MFD, थिंक लाइक अ फाइनेंशियल सर्विसेज एंटरप्रेन्योर. ये दोनों माइंडसेट में बहुत फर्क है. When you think like an entrepreneur, you will invest back in this business. You will focus on building a brand. Tell your kids you run a finance startup. Don't tell your kids you're an MFD. Think in your mind like an entrepreneur. Third, if you're running a retail-oriented MFD business, आप social media को smartly use करिए, content को smartly use करिए अपना brand बनाने में. Be relentless about your brand. चौथा, लोगों को हायर करने से मत डरिए. अगर आप एक सिंगल पर्सन बिजनेस बनाएंगे तो आपका स्केल कम होगा. एंड फिफ्थ, इफ यू हैव अ नेक्स्ट जनरेशन, प्लीज मोटिवेट देम टू जॉइन दिस बिजनेस. हमारे देश में एक केमिकल और टेक्सटाइल बिजनेस 4 जनरेशन चल सकता है, MFD वाला चलता नहीं है. इनफैक्ट टुडे ओनली इन माय ऑफिस वी हैव अ बैच ऑफ सेकंड जनरेशन MFDs डूइंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम. एंड आई टोल्ड देम, ये तो बहुत खूबसूरत बिजनेस है, इसे जनरेशनल बनाओ. Okay. Thank you, Radhika. Thank you for giving your perspective about the industry, about the various aspects of the MFDs and investors. Thank you. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.